बनारस के रीवा घाट के गलियों के चाल में एक छोटी सी भाड़े वाली कोठी में मधु नाम की विवाहित लड़की रहती थी, जो विवाहित होकर भी अकेले ही जीवन व्यापन अपने 2 साल के बेटे मयंक के साथ कर रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। मधु को प्यास लग रही थी। पैसा अपने बिस्तर पर अपने बेटे मयंक को सोया हुआ देखकर किचन की तरफ पानी पीने के लिए जाने लगती है। मधु जैसे ही पानी पीती है, अभी एक घूंट ही मधु के गले से पानी उतरा था, तभी मधु के घर के दरवाजे पर खटपट की आवाज़ दस्तक होती है। मधु मन ही मन सोचती है, इतनी रात को कौन हो सकता है। छोड़ो, गलती से किसी ने बजा दिया होगा। मधु पानी पीकर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी फिर से दरवाजे पर खटपट की आवाज़ सुनाई देती है। मधु कुछ देर रुक जाती है, यह सोचकर कि पता नहीं इतनी रात को कौन होगा, कहीं चोर लूट कर ना हो तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मधु यही सब सोच रहती है, लेकिन दरवाज़ा बार बार खटखटाता रहता है। बहुत देर तक दरवाजे लगातार खटखटाते रहने पर मधु को मन में सूझता है, कहीं शायद किसी को मेरी ज़रूरत हो। और मधु अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लेती है और दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही दरवाज़ा खटाक से खुलता है, वैसे ही घर में एक नौजवान हट्ठा कट्ठा लड़का मधु के घर के अंदर घुस जाता है। मधु उस लड़के पर चिल्लाई हुई, तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों घुस आ गए? और ये क्या तुम्हारे पैर में गोली क्यों लगी है? किसने मारी गोली? पुलिस ने मारी गोली? तुम चोर हो या फिर क्रिमिनल हो? मधु ने इतने सारे सवाल एक ही सांस में पूछ डाले। नौजवान लड़के ने मधु से बोला, अभी चुप करो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। अभी जितना कहता हूँ उतना कर दो प्लीज़, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मधु डरती हुई गई, हाँ हाँ बोलो, क्या करूँ? देखो, तुम्हारा जो भी नाम है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। तुझे अभी गर्म पानी की ज़रूरत है और एक धारदार चाकू ला दो जल्दी से, वरना मेरे पाँव में इन्फेक्शन फैल सकता है। मधु उस नौजवान से कहती है, हाँ मैं अभी लाई, तुम यहीं आराम से बैठो। मधु जल्दी जल्दी किचन में जाकर गर्म पानी करती है और किचन के यूज के ही चाकू को गर्म करके साफ कर लेती है। गर्म पानी के पतीले और लेकर उस नौजवान लड़के के पास आ जाती है। चाकू को नौजवान लड़का मधु के हाथ से
चाकू लेकर अपने पैर में लगी गोली को निकालने की कोशिश करने लगता है, पर दर्द ज़्यादा होने की वजह से वह कर नहीं पाता है। मधु उस नौजवान को तकलीफ में देखती है, जो उसका दर्द मधु से देखा नहीं जाता है, और मधु उस लड़के से आती है, क्या मैं तुम्हारा मदद करूं? मधु की तरफ देखते हुए वह लड़का कहता है, हाँ कर दो, और सुनो, जैसा मैं बताता हूँ वैसे ही करो। चाकू के नुकीले हिस्से की तरफ से गोली लगे हुए स्थान में अंदर के आधे भाग तक ले जाओ। अगर मैं चिल्लाया तो भी तुम नहीं रुकना, और एक ही झटके में गोली को फिर से बाहर निकाल देना। नौजवान लड़के की बात सुनकर मधु अपना सर हिलाते हुए अपने काम में लग जाती है। मधु बहुत ही मजबूती से चाकू पकड़कर गोली को एक ही बार में पैर के अंदर करते हुए बाहर निकाल देती है। गोली निकलते वक्त वह लड़का बहुत ही जोर से चिल्लाता है, पर उसके चिल्लाने से पहले ही मधु उस नौजवान के मुंह पर अपना हाथ जोर से दबाते हुए रख देती है, और उसकी चीख बाहर नहीं आ पाती है। मधु जल्दी जल्दी गर्म पानी से सेकाई करके अपने ही एक दुपट्टे से गोली लगी हुई स्थान पर बांध देती है। मधु उसको अब पहले से राहत में देखती है। वह अच्छा महसूस कर रहा था और अपनी आंखें मूंदने की कोशिश कर रहा था। तो नहीं, मधु जल्दी से किचन में जाती है और फटाफट दूध में हल्दी मिलाकर गर्म करके हल्दी वाला दूध बनाती है। हल्दी वाला दूध बनाते ही मधु एक गिलास से हल्दी वाला दूध रखकर उसे पिलाने के लिए आती है। मधु उस लड़के के पास आता है तो देखती है वह लड़का सो गया। फिर मधु उसको हिलाते हुए उठाती है। उठो उठो, यह दूध पी लो। उस नौजवान की नींद भरी आंखें मधु की मीठी आवाज़ से खुल जाती है, और अपने मन नहीं सोचने लगता है, मैंने तो कभी दूध नहीं पिया, बस बुड़का के साथ अपनी रात गुजारते हैं और चुपचाप रहता है। मधु उसको चुपचाप देखती हुई पूछती है, क्या सोच रहे हो? हल्दी वाला दूध है, पी लो, दर्द में आराम मिलेगा। और तुम्हारा क्या नाम है? वह लड़का मधु की हाथ से तो लेता हुआ खाता है, अश्विनी। अश्विनी नाम है मेरा, और तुम्हारा क्या नाम है? अश्विनी की बात सुनते ही मधु इधर उधर देखने लग जाती है और सोचने। अश्विनी दूध पीते पीते मधु की तरफ देखता है और कहता है, बहुत ही प्यारा नाम है मधु। वैसे तुम घर में भी अपना चेहरा छिपाकर रखती हो क्या? मधु अश्विनी के प्रश्नों का बिना उत्तर दिए ही कहती है,
तुम यहीं सो जाओ और सुबह होने से पहले ही उठा दूंगी। तुम यहाँ से चले जाना, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। मधु अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अश्विन भी वहीं हाल में लेट जाता है और 1-2 घंटे आराम करके वहाँ से निकलने के लिए उठता है। तब मधु का ख्याल मन में आता है और अश्विन सोचता है, मधु को उठाकर को देता हूँ, मैं अब जा रहा हूँ। अश्विन और मधु के कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही मधु के कमरे में पहुँचता है, मधु पर अश्विन की नज़र पड़ती है। अश्विन की नज़र बस मधु को निहारते ही रहता है। खिड़की से चाँद की रोशनी आती है। मधु की चेहरा चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत रोशनी लिए रौनक दमकती हसीन लाली को चुराती हुई रंगीन ओठ उनके किसी भी मर्द का नज़र मधु के खूबसूरती पर पड़ जाए तो कसम खुदा की उस मर्द के बदन में आग लग जाए। जो भी मधु की खूबसूरत चाँद से चेहरे का दीदार कर ले, वो तो मधु का दीवाना हो जाए। थोड़ी देर के लिए अश्विन भी मधु की खूबसूरत चेहरे को देखते ही अपना सब कुछ भूल गया था। पर पैर के जख्म नहीं दर्द से अश्विन को मधु के ख्यालों से बाहर निकाल दिया। फिर अश्विन देखता है एक छोटा सा मासूम बच्चा मधु के बगल में सोया है। अश्विन दोनों को नज़र भर देखकर चुपचाप बिना कुछ मधु से बोले मधु के दरवाजे धीरे से खोलकर चला जाता है। अश्विन अपने ठिकाने पर पहुंचता है जहां अश्विन की हर रात गुजरती थी। मंजरी गंजरी बनारस के मशहूर कोठे वाली है, जिसकी सुंदरता का दीवाना सभी कोठे घर आने वाले मर्द रहते हैं, जो सिर्फ अश्विन का ख्याल रखते हैं। और अश्विन अपना हर रात बस मंजरी के साथ ही गुजारता है। अश्विन की आहट पाते ही मंजरी अश्विन के करीब आती है और सीने से लगकर कहने लगती है, कहाँ था सारी रात? मुझे कितना फिक्र हुआ, तुम नहीं आए तो कम से कम बताकर तो जाते हो। पता है न तुम्हें, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है। अश्विन अपने पैर के जख्म मंजरी को दिखाते हुए मंजरी के कमरे की तरफ आगे बढ़ जाता है। अश्विन मंजरी के कमरे में जाकर मखमल बेड पर लेट जाता है। मंजरी भी आकर अश्विनी के बगल में सो जाती है और मंजरी अश्विन से पूछने लगती है, बस मैं बताओ न सारी रात कहाँ थे? और तुम्हारे पैर में गोली कैसे लगी? अश्विन मंजरी की बात को टालता हुआ, तुम्हें तो पता है ना, इस धंधे में कभी भी मुझे कुछ भी
हो सकता है और मुझे अब सोने दो। मुझे अब आराम की ज़रूरत है। अश्विन कुछ देर बाद नींद के आगोश में चला जाता है। मंजरी वहीं अश्विन के पास बैठकर अश्विन को निहारने लगती है और मन ही मन सोचती है, बस कुछ दिन और इंतज़ार के लम्हे बाकी हैं। उसके बाद अश्विन मेरा सिर्फ होगा, सिर्फ मेरा। कोठे की मालकिन लताबाई मंजरी को आवाज़ दी है। मंजरी, अरे ओ मंजरी, कहाँ हो? मंजरी झट से बेड से उठती है, आवाज़ लगाती है, आई काकी बाई। मंजरी लता बाई को प्यार से काकी बाई बुलाती थी। जी काकी बाई, कहिए इतना सुबह सुबह क्या काम आ गई सो मुझे बुला रही हो? अरे मंजरी, तू तो है कि बस अश्विन के चक्कर में रहती है और सारा ग्राहकों को तेरी ही खूबसूरती चाहिए। आखिर कब तक चलेगा इस तरह अपना धंधा पानी का मंदी? मंजरी ठुनकती हुई बोलती है, काकी बाई पिछले रविवार को पूरे 50,000 रुपये दिए थे न। अश्विन बाबू, इतनी जल्दी काहे मांग रही हो? पैसे तुम्हारे कहने मुताबिक कर दिए। अश्विन बाबू ने सबसे भी ज़्यादा ही पैसे देते हैं। देख मंजरी, तू अश्विन के चक्कर में ना पड़। तू सोचती है कि अश्विन तेरा साथ शादी करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अश्विन के झूठी प्रेम से बाहर निकल मंजरी, वो तुझे प्यार नहीं करता, वह तो बस अपनी रात। कहानी का शेष भाग पार्ट 2 में।